नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि रविवार सुबह से गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे और गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन का सिलसिला तड़के से ही शुरू हो जाएगा। गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। उसके बाद नाथ पंथ के सभी योगियों की समाधि स्थल और देवी देवताओं के मंदिर में विशेष पूजन का कार्यक्रम होगा। पूजा के अंत में सामूहिक आरती। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सौमित्र वन और कुकरेल नदी के तट पर सीएम योगी ने पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरिशंकरी का पौधा रोपने के बाद कहा कि 6 जिलों को शामिल करते हुए अब लखनऊ को स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि वृक्षारोपण जन अभियान में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में वृक्षारोपण किया, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि 26 विभाग मिलकर पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलाएंगे, जिसमें 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहां सीएम योगी ने कहा कि पहले अकबर नगर पॉल्यूशन का माध्यम बना हुआ था, आज वहां भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के नाम पर सौमित्र वन विकसित किया जा रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है, उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेशवासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे, उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई
लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 3 पेड़ हर 30 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सीतापुर जनपद में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक नाराज हो गई। उन्होंने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सेना का कार्यक्रम था, मुझे लगा यहां सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री जी भी खड़े हैं, इन्हें भी व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि यहाँ पेड़ सभी ठीक हैं या नहीं, गड्ढे कितने गहरे खुदे। उन्होंने आगे कहा कि सब यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। सभी शिक्षिकाएं भी फोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी कि मैडम इधर आओ उधर आओ, क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए यहां आई हूं। कि जिस तरह हमारे बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत थी और मैंने इसकी चर्चा जब जो लोग मुझे मिलने के लिए आए थे उनके साथ मैंने लंबी चर्चा की थी कि किस तरह पेड़ को सलाम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को प्रेम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को लगाना है। सभी अधिकारी इधर उपस्थित हैं और मेरा स्वभाव है कि जो अच्छा काम नहीं करता है इसको मैं डांट लगाती ही। जिम्मेदारी है हमारे लोगों की। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना इतना, क्या हम सब लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पूरा दिल से होने की जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त कर सकते हैं। मां को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों से। बच्चों को ही पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। नहीं, वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तो ये सब प्रेस में आएगा, मुझे पता है।
लेकिन ये कहना जरूरी है। एक वो नहीं, हमारे मंत्री भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुदा, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी देना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे। तो सब काम कौन करेगा? हमें नहीं करने की आवश्यकता। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, एक पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूरे देश में यूपी सरकार के एक फरमान पर बड़ी बहस छिड़ गई है। फरमान यह कि कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम जाहिर करने होंगे। होटलों, ढाबों, हर दुकान पर नाम बताने वाली तख्ती लगानी होगी। क्या यूपी सरकार के आदेश के बाद लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर राजनीति हो रही है? इस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक वार और पलटवार हो रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान, वार भी और पलटवार भी। बस जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। बुद्धि में विकृति आई है, वह विकृति खत्म हो जाएगी। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको सवाल उठाने का काम है, वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम दुश्मन की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। मैं कह रहा हूँ योगी जी का और ओवैसी के बयान पर मैं कोई बाध्य नहीं हूँ। वो क्या बोलते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी समान विचारों पर चलती है, हम कोई फर्क नहीं करते। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह हिंदू मुसलमान किसान को एक मानते थे। चौधरी चरण सिंह जातियों के खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह किसी धर्म से भेष नहीं रखते थे। और हम गांधीयन हैं, तो हम कैसे कह देंगे कि आप जो है मीट की दुकान बंद करो और शराब पिलाओ लोगों को? तो पहले शराब की दुकान बंद करो, मेरी मांग है। जो मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, तो मेरी मांग है शराब की दुकान बंद करो। दिस इज होली यात्रा है, ये पवित्र यात्रा है, इसमें शराब की दुकान बंद करो। भाजपा ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनजाति के आधार पर हम किसी दुकान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या इस प्रकार के समाज में एकता रह सकती है? क्या इस प्रकार के समाज में शांति रह सकती है? जो सुरक्षा है, जो कामनियों की सुरक्षा है, वो निश्चित रूप से उसमें ये फायदा मिलेगा कि अब दूसरे जो अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो सब पहले से चिन्हित रहेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय एक अच्छा निर्णय है, इसमें आपत्ति क्या है मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। देखिए, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी का नाम अगर जो है उसको बताने में क्या गुरेज है, क्या समस्या है? नाम छुपा कर कोई काम क्यों करना चाहते हैं? सरकार ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि भाई आप जो है दुकान का नाम फला रखिए। दुकान का नाम आप जो रखना चाहिए रखिए, पर आपको अपना नाम तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हलाला का सर्टिफिकेशन होता है, क्यों होता है? मुस्लिम बंधु के आस्था से जुड़ा हुआ है। आए दिन देखते हुए है कि कामर लेकर के भी लोग जाते हैं, कहीं झगड़ा फसाद हो गया, कुछ हो गया, खाने पीने में विवाद हो गया। तो निश्चित रूप से अगर पहचान है, हम दुकान खोले हुए, हम संस्था खोले हुए हैं, उस पर मेरा नाम क्यों नहीं रहेगा? ये आस्था का बात है और शुद्धता का बात है। इसको राजनीतिक रंग देना और लोगों को विरोध करना हमको कहीं से नहीं लगता है। यूपी में हुआ है और बिहार में भी ऐसा कर दिया जाए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा रहेगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार में लागू किया है और प्रदेश सरकार ने भी हमारे यहाँ पर लागू किया है। ये इसलिए जरूरी है कि ये कांवड़ यात्रा जो है
ये कोई सह सपाटा नहीं है। ये कांवड़ यात्रा जो है एक धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा में इतना प्रतिबंध है कि जो कांवड़िया अपने घर से जाता है उसके घर में भी पराठा नहीं बनता, तवे के ऊपर पराठा नहीं बनता। इतना उसके अंदर अनुशासन रखना पड़ता है। ये मान्यता है कि वो छाले पड़ जाएंगे, जैसे कि तवे में छाले पड़ जाते हैं पराठे के अंदर, शौक भी नहीं लगता। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की और नक्सलवाद पर उन्होंने यह कहा कि झारखंड हमेशा नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड बिहार को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई। भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी के लोकसभा चुनाव में न केवल झारखंड, देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया हूं। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते हैं, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पालते हो आप? किस चीज? कांग्रेस पार्टी को
2014, 2019 और 2024 ये तीनों में जितनी सीटें मिली, इससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 में मिली है मित्रों, 24 में मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट अपलोड करने के लिए एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि इस रिजल्ट में छात्रों की गोपनीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए और किसी भी छात्र की पहचान उजागर किए बिना सिटी सेंटर वाइज परिणाम घोषित किए जाएं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। तो वहीं सहायक पुलिस कर्मियों के बाद अब पारा शिक्षकों ने बिगुल फूंक दिया है। रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे पारा शिक्षकों पर पुलिस की लाठियां चटकी। प्रदेश भर से आए पारा शिक्षकों ने मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन किया। मोराबादी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी का पारा शिक्षक लेकर आगे बढ़े और पुलिस भी पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोकने के लिए मुस्तैद है। तो खबर दिन भर में फिलहाल भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।